हेलो फ्रेंड्स। आज मैं डिस्कस करूंगा RSMSSB कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्जामिनेशन का एक और मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए। जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको एक एडवाइस दूंगा कि इस मॉक टेस्ट को मैं टेलीग्राम पे अपलोड करने वाला हूँ। वहाँ आप इस मॉक टेस्ट को डाउनलोड कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए पहले, और आप देखिए कि आप 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस कितने सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने आउट ऑफ 100 60 क्वेश्चंस भी इस मॉक टेस्ट के सही तरीके से विद प्रॉपर, आपको पता होना चाहिए आपने आंसर क्यों लगाया, तुक्के नहीं लगाने। अगर आपने 60 भी विद प्रॉपर इंटेलिजेंस, विद आपकी प्रॉपर नॉलेज 60 सही कर दिए, तो मतलब आपकी तैयारी एक सही दिशा में चल रही है। इसमें मैंने कई क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा रखा है ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि अगर पेपर बहुत टफ आता है तो आपको कैसे हैंडल करना है। जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, इसको ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए, और जो आपका स्कोर हो वो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्लियर में आप मेरी जो है यूट्यूब पे जाके मैंने अर्लियर एक और मॉक टेस्ट डाला था, आप उसको देख लेना। उससे भी आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि मॉक टेस्ट मतलब जो पेपर है वो कैसा आएगा आपका। उसमें मैंने क्वेश्चंस का जो है लेवल था वो ईजी रखा था। दिस टाइम मैंने क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे लेवल के रखे हैं ताकि आपकी होलिस्टिक प्रिपरेशन हो सके। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे मैंने है ना पैडागोजी के 8 क्वेश्चंस रखे हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चंस फ्रॉम पैडागोजी, एंड जो है 17 क्वेश्चन टोटल 17 क्वेश्चन है रीजनिंग प्लस मैथ के। ठीक है, और आपके रिमेनिंग 75 क्वेश्चंस जो है आपके कंप्यूटर साइंस से। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर है इस पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ICT स्टैंड्स फॉर। ICT की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? ICT की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, मैंने जो भी बुक्स, और जैसे NCERT की बुक्स भी डाली है, CBSE की, एंड आपको राजस्थान बोर्ड की कंप्यूटर साइंस की बुक्स भी डाली है। वहाँ पे अगर आप उन बुक्स में देखोगे ना, एक ICT का चैप्टर भी आपको मिलेगा। तो अगर आपके पास समय हो ना, मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, उसको एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना। मेरे हिसाब से CBSE की किसी चैप्टर में है, ICT का चैप्टर है CBSE की किसी बुक में, तो वहाँ आपको ICT का चैप्टर मिल जाएगा। तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा ICT क्या होता है। पैडागोजी में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आता है ICT। इसके अलावा पैडागोजी मोस्टली है ना, आपकी पैडागोजी के मोस्टली जितने भी कंसेप्ट है वो कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर भी आपको मिलते ही मिलते हैं। तो 30% ऑफ पोर्शन है पैडागोजी का, उसके लिए आपको थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जो सिद्धांत दिए हैं अलग अलग थिंकर्स ने, वो पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी 70% तो आप ICT प्लस कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है, ICT प्लस कंप्यूटर फंडामेंटल आपका 70% ऑफ पैडागोजी कवर कर लेता है। तो आप पैडागोजी को लेके बहुत ज़्यादा आप जो है टेंशन में मत आइए। सबसे पहले आपको इस 70% को मजबूत करना है, उसके बाद इस 30% को आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वहाँ पे पैडागोजी के सपोज 10 क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से 7 कर पाओ, 3 तो वैसे भी कोई नहीं कर पाएगा। अगर बहुत टफ पेपर आएगा तो पैडागोजी के 3 से 4 क्वेश्चन तो कोई भी नहीं कर पाएगा। तो आपको जो है इन 7 को अच्छे से करने की कोशिश करनी है, इन 3-4 के चक्कर में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना। और पैडागोजी के बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो और लेके आने वाला हूँ, उसमें मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं पैडागोजी से रिलेटेड वो सारे दूर करूँगा। और पैडागोजी की मैं नोट्स भी तैयार कर रहा हूँ, जैसे वो कंप्लीट हो जाता है मैं आपको वो नोट्स भी जो है अवेलेबल करा दूंगा ऑन माई टेलीग्राम चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ICT इनेबल इवेल्युएशन मैथड? ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑनलाइन असेसमेंट। ठीक है, तो देखो ICT में बेसिकली क्या होता है, ICT में हम ज़्यादातर इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जितना हो सके, और ICT में हम एक्टिव लर्निंग को, ठीक है, एक्टिव लर्निंग, एक चीज़ याद रखना, एक्टिव लर्निंग को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, एक्टिव लर्निंग को हम क्या करते हैं, अप्रोच हमारी एक्टिव लर्निंग वाली होती है। पैसिव लर्निंग को हमें ख़त्म करना है, पैसिव लर्निंग को हम डाउनग्रेड करते हैं, एक्टिव लर्निंग को बढ़ाते हैं। ये आपका ICT का एक फीचर है बेसिकली, एक्टिव लर्निंग को बढ़ावा देना, पैसिव लर्निंग को कम करना। ठीक है, तो ये ICT का एक फीचर है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैराडाइम शिफ्ट्स इन अ टीचर्स रोल इज अ रिजल्ट ऑफ ICT? ठीक है, तो देखिए पैराडाइम शिफ्ट हुआ, इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका पैसिव टू एक्टिवली। ये भी सही है, स्टूडेंट सेंट्रिक टू टीचर सेंट्रिक, नो ये सही नहीं है। यहाँ पे डिक्टेटर टू फैसिलिटेटर। ठीक है,
डिक्टेटर टू फैसिलिटेटर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके पास इतने सारे टूल्स होते हैं जो टीचर्स के पास भी एंड स्टूडेंट्स के पास भी, कि वो उनका यूज़ से अपनी जो पढ़ाई है उसको एनहेंस कर सकते हैं। आईसीटी के थ्रू ऑनलाइन असेसमेंट दे सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं टीचर से डायरेक्टली, 1-to-1 आप कन्वर्जेशन कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड ऑल। सो दिस इज़ द बेसिक थीम ऑफ आईसीटी। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा हो जाएगा डिक्टेटर टू फैसिलिटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी? तो देखिए इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कुछ ऑप्शंस में, जैसे इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, ठीक है, सिस्टम, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर नेटवर्क, कंप्यूटर, इंटरनेट, एलसीडी, प्रोजेक्टर। देखो ये अगर आप डी ऑप्शन और सी में देखो ना, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ होगा आपको। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो अगर आप ब्रॉड कैटेगरी देखोगे ना, तो उसके अंदर आपको सी ऑप्शन राइट आंसर लगेगा। वैसे कंप्यूटर, इंटरनेट और एलसीडी प्रोजेक्टर भी बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन अगर हम ब्रॉड कैटेगरी देखें, जैसे यूज़र्स भी, पूरे यूज़र्स मतलब आपके जो स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, नेटवर्क हो गया, ठीक है, तो ये ब्रॉड कैटेगरीज है, इसलिए ये आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि जो सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है। कई बार आंसर काफ़ी मिलते जुलते होते हैं, दोनों सही लग रहे होते हैं, तो आपको सबसे बेस्ट वाला ऑप्शन चुनना है। तो इसमें सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलस्ट्रेट्स द एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन टीचिंग? तो यहाँ पे आईसीटी इन लैंग्वेजेस बिल्कुल सही है, आईसीटी इन ग्राफिक क्रिएशन ये भी सही है, स्प्रेडशीट डिज़ाइन बिल्कुल सही है, तो ऑल ऑफ द अबव इसमें राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज आईसीटी सपोर्टेड टीचिंग स्ट्रैटेजी? ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा दोस्तों, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो आईसीटी सपोर्टेड टीचिंग स्ट्रैटेजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इन आईसीटी सपोर्टेड टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज? ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा दोस्तों क्लियर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इफेक्ट ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन? ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आप देखो ऑप्शन, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि हम जो है आईसीटी में एक्टिव लर्निंग की बात करते हैं rather देन पैसिव लर्निंग। तो यहाँ पे टर्न्स पैसिव लर्नर्स इनटू एक्टिव लर्नर्स, ये इसका जो है इफेक्ट होता है आईसीटी का। ओके, नाउ अब हमारे पास आ चुके हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे मैं सारे सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको एक एक क्वेश्चन प्रॉपरली। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप पहले इस पूरे पेपर को अटैम्प्ट कीजिए। मैंने जो भी क्वेश्चन के लेवल रखे हैं, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपकी मैथमेटिक्स हो, चाहे पैडागोजी हो, चाहे आपका कंप्यूटर वाला कोर्स सेक्शन हो, सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। तो आप सबसे पहले इसको अटैम्प्ट कीजिए और अपना स्कोर देखिए। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, MOMENT। ठीक है, मोमेंट क्या बन जाता है, EMMNOT। ठीक है, मोमेंट बन जाता है ये। तो हमें पूछा सेटिंग क्या बनेगा। ठीक है, तो एम को देखो, आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल नंबर पता होने चाहिए। अल्फ़ाबेटिकल नंबर मतलब ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, बी को 2 से, और सोन अगर आप चलोगे तो जेड को 26 से। तो इसी तरह आप इसको, इस टेबल को अगर आप फॉलो करोगे तो एम को हम क्या लिख सकते हैं, एम को दोस्तों हम लिख सकते हैं 13, ओ को लिख सकते हैं हम 15, एम को फिर से 13, फिर ई को हम लिख सकते हैं 5, देन हम एन को लिख सकते हैं 14। ठीक है, एंड टी को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, टी को हम लिख सकते हैं 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ई को हम लिखेंगे 5, एम को 13, फिर एम को 13, फिर एन को 14, ओ को लिख देंगे हम 15 और टी को लिख देंगे 20। तो आपको एक ऑर्डर दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑर्डर क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है आपको यहाँ पे अगर आप ऑर्डर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको दिख रहा होगा, जैसे 5, 13, 13, 14, 15, 20। तो दिस इज़ द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे बन रहा है। तो सेम हमें यूज़ करना है फॉर सटिंग। ठीक है, तो सटिंग में अगर आप देखोगे तो सटिंग में हम एक बार देख लेते हैं, SUTTING। तो एस को हम लिखेंगे 19, यू विल बी 21, टी होगा आपका 20। ठीक है, फिर ये I 9 होगा, एन होगा 14 एंड जी होगा 7।
तो सेम जब आप इसको ऑर्डर को बनाओगे तो आपको 7 लिखना है सबसे पहले, ठीक है, G7 हो जाएगा ना, तो 7 फिर 9 फिर 14 और फिर आपका हो जाएगा 19 फिर 20, उसके बाद हो जाएगा 20 और फिर 21। तो जब आप इस ऑर्डर को जमाओगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा GINSTTU। तो किस ऑप्शन में आपको ये आंसर दिख रहा है? तो GINSTTU बी ऑप्शन में, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। सो यहाँ पे आपको फिगर कंप्लीट करना है, तो काफ़ी इजी प्रश्न है ये, तो आराम से हो जाएगा आपका। तो फर्स्ट फिगर आपको दिख रहा है, इसको प्रॉपर करेगा, पूरा पैटर्न बनाएगा, तो इसमें ए आंसर हो जाएगा राइट। ओके, ये आपको पता होना चाहिए इंटरचेंज कैसे करते हैं, ठीक है। इंटरचेंज में देखो क्या बोल रहा है कि कौन से साइन इंटरचेंज करें कि ये इक्वेशन जो है प्रॉपर करेक्ट बन जाए, ठीक है, कौन से साइन। तो हम पहले ऑप्शन से चलते हैं, मल्टीप्लाई एंड इक्वल। अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूँ तो क्या होगा? तो जैसे 88 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 52, मल्टीप्लाई को बनाना है बराबर और 15 बराबर को बनाना है मल्टीप्लाई इंटू 4। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 प्लस 52 इक्वल टू 60। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 60 आ जाएगा और इन दोनों का जोड़ भी क्या हो जाएगा, 60। तो 60 इक्वल टू 60, मतलब ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें, कि अगर हम इनटू और इक्वल को आपस में चेंज कर दें तो यहाँ पे जो है आपकी इक्वेशन जो है वो प्रॉपरली LHS इक्वल टू RHS बन जाएगा। तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई यहाँ पे, तो मीन्स आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे 14, 28, 31, 124 एंड 129, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको थोड़ा, अगर आपने थोड़ा सा भी लॉजिक मिस कर दिया ना तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी इसको। अगर आपने काफ़ी ज़्यादा रीजनिंग की प्रैक्टिस करी है तो ही आप इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, ईजी प्रश्न नहीं है। तो जैसे देखो फ्रेंड्स, 14 से 28 पे जाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 28 से 31 पे जाने के लिए मुझे 3 ऐड करना पड़ेगा, अगेन 31 से 124 जाने के लिए मुझे इंटू 4 करना पड़ेगा, एंड 124 से 129 जाने के लिए मुझे +5 करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें दिख गया मल्टीप्लाई, देखो साइन कैसे चल रहा है, मल्टीप्लाई प्लस और इंक्रीज क्या हो रहा है, नंबर 2, 3, 4, 5। तो अब जो नेक्स्ट नंबर होगा वो हमें पता है 6 होगा, और नेक्स्ट होगा ये मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, 129 का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 774 आपके पास आंसर आ जाएगा। सो द राइट आंसर वुड बी 774। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है तो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। ये जितने भी स्टेटमेंट है जब आप इसको सॉल्व करोगे कुछ इस तरह बोल रहा है ये कि ABCDEF ये 6 ऑफिसर्स है और आपको इन्हें अरेंज करना है एक ऑफिस में। तो सपोज ये आपका एंट्रेंस कॉरिडोर है, ठीक है, दिस इज़ द कॉरिडोर, ये आपका कॉरिडोर है, ठीक है, ये आपका कॉरिडोर है, एंट्रेंस कॉरिडोर। यहाँ से अगर मैं एंटर कर रहा हूँ, इफ़ आई एम एंटरिंग फ्रॉम हियर, ठीक है, तो इस तरह का अरेंजमेंट देखिए, इसमें अरेंजमेंट किस तरह का बनेगा, जो लेफ्ट साइड होगा ना आपका, दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड। तो आपका इस तरह होगा, F यहाँ पे होगा, फिर आपका होगा A, ये ऑफिसर की सिटिंग बता रहा हूँ। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो कुछ इस तरह की सिटिंग बनेगी, यहाँ B होगा, यहाँ E होगा एंड यहाँ C होगा। काफ़ी इजी प्रश्न है दोस्तों, आपको फटाफट समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली। तो यहाँ पे अब देखो क्या पूछ रहा है, यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये जब आप इसको सारे स्टेटमेंट पढ़ लोगे तो इस तरह के आपके सामने एक डायग्राम इस तरह आपको बनाना है और इस तरह आपको अरेंज करना है इनको। सो हु इज आर दी एफ्स इमीडिएट नेबर, तो एफ का इमीडिएट नेबर ए है ओनली। देखिए क्योंकि एफ जो है कॉर्नर में है तो एफ के पास केवल ए जो है उसका इमीडिएट नेबर है। अगर मान लीजिए यहाँ पे पूछा जाता तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे ए ओनली, ठीक है। अगर पूछ लेते कि बताओ हु इज़ द एज इमीडिएट नेबर, तो 2 हो जाते हैं यहाँ पे एफ एंड डी। ओके, सो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए ओनली हो जाएगा। चलिए इसी का नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, ठीक है, इफ ई सिट्स इन हिज ऑफिस एंड फेसेस द कॉरिडोर हु इज टू हिज लेफ्ट, मतलब बोल रहे हैं कि मानो कि ई जो है इसी ऑफिस में बैठा है और कॉरिडोर की तरफ उसका मुंह है, जैसे ई है और इधर मुंह करके बैठा है,
तो उसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और राइट क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट राइट इस तरह हो जाएगा। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि ई के लेफ्ट में कौन होगा अगर ई का मुंह जो है कॉरिडोर की तरफ है, तो सी हो जाएगा। ठीक है, सी जो है ई के लेफ्ट में होगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ अनिकेत इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ प्रिया देन हाउ अनिकेत रिलेटेड टू प्रियंका। तो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि बेसिकली आपको क्या बनाना है, इसमें डायग्राम बनाना है। तो जैसे प्रियंका है, मैं इसको पी आर लिख देता हूँ सीधा। तो प्रियंका है, प्रियंका का कोई प्रियंका सन है। ठीक है, प्रियंका के सन का भी सन है। ठीक है, प्रियंका के सन का सन है कोई, उसका भाई है अनिकेत। ठीक है, उसका भाई कौन है, अनिकेत। तो बेसिकली प्रियंका और अनिकेत में क्या संबंध हुआ, तो भाई ग्रैंड सन का संबंध हुआ। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रैंड सन। ठीक है, तो ग्रैंड सन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। मिस्टर जेड इज स्टैंडिंग फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट। जैसे जेड है ये ईस्ट की तरफ देख रहा है भाई, और फिर लेफ्ट टर्न लेता है, 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो लेफ्ट टर्न लेता है, 5 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पे मैं बना दूंगा, ये आपका 5 चला गया। ठीक है, अब बोल रहा है देन ही टेक्स लेफ्ट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर टू रीच पॉइंट बी। मतलब ए पे पहुंचा है, अब यहाँ से 4 किलोमीटर चल के, सपोज 4 किलोमीटर है और बी पे पहुंच गया। अब बी से जो है वो राइट टर्न लेता है 3 किलोमीटर का और सी पे पहुंच गया। अब सी से जो है वो राइट टर्न लेता है और फिर 10 किलोमीटर, मतलब डी पॉइंट पे पहुंच गया। डी पॉइंट पे 10 किलोमीटर। अब क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन इज मिस्टर जे फेसिंग नाउ एट द पॉइंट डी। तो ये किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है दोस्तों, ईस्ट में फेस कर रहा है ये। इसका राइट आंसर ईस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका मुंह इधर है ना, ईस्ट की तरफ ही है। तो ईस्ट इधर है, ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये वेस्ट है, तो ईस्ट में फेस कर रहा है, तो इसका राइट आंसर ईस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स। ओके, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए कि बताओ स्टेटमेंट सफिशिएंसी आपने एक है ना टॉपिक, सफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस। तो सफिशिएंसी वाला क्वेश्चन इसमें बताओ केवल एक स्टेटमेंट काफ़ी होगा या 2 स्टेटमेंट काफ़ी होंगे इसका आंसर करने के लिए, तो उस तरह के प्रश्न है। तो देखो क्या पूछ रहा है इसमें, द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज़ अ वेडनेसडे। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या है, द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वॉज द 17th डे। अब स्टेटमेंट 1 में क्या पूछा है कि अगर लास्ट मंथ वेडनेसडे है तो मुझे क्या पता करना है कि 14th, उस मंथ का 14 डे कौन सा होगा। तो दोस्तों देखो 28 दिन का भी आपका होता है, 31 दिन का भी होता है महीना, 30 दिन का भी होता है। तो आप कभी भी पता नहीं कर सकते स्टेटमेंट 1 से कि अगर उसमें लास्ट डे वेडनेसडे है तो 17वां दिन कौन सा होगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप 28वें मंथ जिसमें 28 दिन है उस मंथ की बात कर रहे हो, जिसमें 31 है उसकी बात कर रहे हो, 30 वालों की बात कर रहे हो। तो स्टेटमेंट 1 से तो आप कुछ पता नहीं लगा सकते, ये तो फॉर श्योर है। अब स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वॉज द 17th डे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल वैलिड है। देखो थर्ड सैटरडे अगर आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है, थर्ड सैटरडे के बारे में बात हो रही है, तो थर्ड सैटरडे में से अगर आपको 14th डे निकालना है तो थर्ड सैटरडे में से आपको 3 माइनस कर देने हैं। तो 3 माइनस कर दोगे तो 14 नंबर आ जाएगा। 14 नंबर वाला डे कौन सा होगा, तो ये क्या बोल रहा है, द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वॉज द 17th डे। तो सैटरडे में से आप 3 घटा दो। सैटरडे को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स, सैटरडे को हम रिप्रेजेंट करते हैं 6 से। आपको पता है ना कि संडे को मैं 0 से रिप्रेजेंट करता हूँ, मंडे को 1 से, एंड सो ऑन। अगर आप देखोगे सैटरडे को मैं 6 से रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके, तो इस तरह हम नंबरिंग करते हैं यहाँ पे। तो सैटरडे अगर मेरा 6 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, उसमें से मैं 3 घटा दूंगा तो कौन सा वार आ जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा वेडनेसडे आ जाएगा। ठीक है, वेडनेसडे आ जाएगा। तो यहाँ पे मतलब स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट है आंसर निकालने के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर आपका हो जाएगा दूसरा, स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, you are given a question and 2 statement numbered 1 and 2. You have to decide whether the data is sufficient। मतलब डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। एक सेकेंड। ओके, देखो क्या पूछा गया इसमें। इसमें पूछा गया है द कंपनी सोल्ड 10,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए
at a cost of 34 per unit. Okay, the company doesn't have any product line. तो अब बताना है कि वॉट वॉज द टोटल सेल्स ऑफ द कंपनी। देखो टोटल सेल्स कम निकालेंगे, एक तो प्रोडक्ट लाइन इसने ऑलरेडी बोल रखा है कोई प्रोडक्ट लाइन दूसरी नहीं है। अगर मान लो कोई दूसरा प्रोडक्ट भी बना रही होती कंपनी तो हमें दोनों प्रोडक्ट्स की टोटल सेल्स कैलकुलेट करके वैल्यू निकालनी पड़ती। तो स्टेटमेंट 2 भी काम आएगा और 1 तो काम आएगा ही आएगा, इसमें दोनों काम आएंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि अगर स्टेटमेंट 2 नहीं देगा तो हम कभी पता नहीं लगा सकते कि एग्जैक्टली कितना जो है पैसा कमा रही है कंपनी, कितनी सेल कर रही है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि एक ही प्रोडक्ट बना रही है तो हम इसकी वैल्यू एक ही प्रोडक्ट की पूरी सेल्स निकाल सकते हैं विद द स्टेटमेंट फर्स्ट। लेकिन अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते, अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रही होती तो एक इससे काम नहीं चलता। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जरूरी है, तो ये सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर गिवन हु अमंग मोहन, सुरेश, अरुण, रवि, प्रवीण केम लास्ट टू द बर्थडे पार्टी। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। मोहन केम आफ्टर अरुण बट नॉट आफ्टर प्रवीण। ओके, सो मोहन केम आफ्टर, ये हो गया। दूसरा क्या है, रवि केम आफ्टर प्रवीण बट नॉट आफ्टर सुरेश। ठीक है, नॉट आफ्टर सुरेश। तो इसमें क्या बनेगा, अगर आप देखोगे तो इसमें बनेगा अरुण, फिर आपका मोहन, फिर आपका प्रवीण। ठीक है, प्रवीण बन जाएगा। इसके बाद अगर आप सेकंड स्टेटमेंट देखोगे तो प्रवीण होगा, फिर रवि होगा और फिर आपका हो जाएगा सुरेश। तो बहुत ही आपके स्टेटमेंट जरूरी होंगे, मुझे निकालना है अगर इसको। सो यहाँ पे फर्स्ट एंड टू दोनों आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, व्हाट इज द टाइम ऑन दी क्लॉक, द मिरर इमेज ऑफ क्लॉक शोज 5। अगर आपको किसी भी क्लॉक की मिरर इमेज पता है तो आप आराम से, जैसे ये मिरर है और ये मिरर है, और अगर मिरर इमेज मुझे पता है तो मैं आराम से पता लगा सकता हूँ उसमें क्या टाइम है। स्टेटमेंट 2 क्या बोला, द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर नॉट इन स्ट्रेट लाइन। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है भाई। स्ट्रेट लाइन में तो मान लीजिए ये है, ये भी स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये मेरा टाइम है, ये भी स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये मेरा टाइम है, ये भी स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो घड़ी में तो जो है मल्टीपल ऐसे टाइम आते हैं जब स्ट्रेट लाइन में नहीं होते हैंड्स उसके क्लॉक के। तो स्टेटमेंट 2 का तो कोई, इसमें स्टेटमेंट 2 से तो हम कुछ पता लगा ही नहीं सकते। सो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डेटा इन स्टेटमेंट 1 इज अलोन इज सफिशिएंट वाइल स्टेटमेंट 2 इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्योंकि मल्टीपल ऐसे टाइम होता है क्लॉक में जब स्ट्रेट लाइन नहीं होती। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो पाई चार्ट पे आ जाते हैं हम। पाई चार्ट में क्या पूछ रहा है दोस्तों, देखते हैं। तो ये पाई चार्ट दे रखा है जिसमें आपको इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी और मैथमेटिक्स के जो है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है हमें तो सबसे पहले देखना है। तो क्वेश्चन पूछा है द सब्जेक्ट इन विच द स्टूडेंट स्कोर्ड 108 मार्क्स इज। जिस सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने 108 नंबर प्राप्त किए तो कौन सा है। तो आपको देख सबसे पहले पता लगाना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो टोटल होता है ना आपका, ये कितना होता है 360 डिग्री। बस इतना आपको पता होना चाहिए, बाकी आपका काम हो जाएगा। 360 डिग्री मतलब होता है, ठीक है, 360 डिग्री मतलब, अब यहाँ पे और क्या है, टोटल 540 मार्क्स है। ठीक है, तो 1 डिग्री पे कितना नंबर आ रहा है दोस्तों, 540/360। बस ये आपको पता करना था, बाकी काम हो जाएगा आपका। एक पे इतना आ रहा है, एक पे इतना आ रहा है। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं सबके। तो 90 वाले के कितना निकलेगा, इंटू 90 कर लो तो कितना हो जाएगा 4, और 4 में यहाँ पे लगाया तो 270, 270 में करा तो 135। तो 135 नंबर तो एक कौन है, मैथमेटिक्स वालों के लिए है। ठीक है, मैथमेटिक्स वालों के 135 मार्क्स है। और एक सेकेंड, अब हम देख लेते हैं एक बार, इस 72 वाला ट्राई करते हैं। तो 540/360 इंटू 72 डिग्री। ठीक है, तो 36 से कम 36, 10 है, 36 दूना 72, 2। इसके बाद हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, इससे गया 54 दूनी कितना हो जाएगा 108। ठीक है, तो 108 ही पूछ रहा था, तो मतलब सोशल साइंस, यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस है ना ये, सोशल साइंस ये वाला 72 वाला। तो पूछा है 108 मार्क्स किसके होंगे, तो सोशल साइंस वालों के होंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सोशल साइंस।
नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन, बार ग्राफ वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ओके ये आपको इस तरह ग्राफ दे दिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस आर लेस देन 500 एंड द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस आर रेस 600 एंड अबव। तो ठीक है, 500 से कम वालों का वेज देख लेते हैं। 500 से कम कौन कौन से, 25 और 20, टोटल कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम देखना है अब 500 से ज़्यादा वाले। सबसे पहले हम दिखा लेते हैं 45 को हमें निकालना है। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 200 है, तो 45/200 इंटू 100, ये इसका परसेंटेज हो जाएगा। तो यहाँ पे 22.5% निकल जाएगा। वो मजदूर जो 500 से कम कमाते हैं। अब 600 से ज़्यादा वाले देख लेते हैं, कितना हो जाएगा 40 और 60 कितने हो जाएंगे 100, तो 100/200 इंटू 100। ये वो मजदूर है जो 600 से ज़्यादा कमाते हैं, तो 50%। अब पूछ रहा है डिफरेंस इनका, तो 50 में से 22.5 घटा दो तो 27.5 आ जाएगा। तो इसका डिफरेंस हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, 27.5 इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, द लाइन ग्राफ शोज द प्रोडक्शन एंड, ये ठीक है ये ग्राफ है, फटाफट आप देख लो इसमें क्या पूछ रहा है। What is the ratio of productivity of the company in 2015 and 16 taken together to the sales in 2017 and 19? तो देखो प्रोडक्टिविटी ऑफ कंपनी 2015-16 में, तो 2015-16 में ये 15 है, ये 16 है। क्या बोल रहे, प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन की बात कर रहा है। तो प्रोडक्शन मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे, प्रोडक्शन आपको दिख रहा है 600, 2015 में था 600 और फिर था 628, तो 600 628 कितने हो जाते हैं दोस्तों, ये हो जाएंगे 1228। ठीक है, 1228 हो जाएगा। और सेल्स पूछे 17-19 में, 17 में कितनी थी, 17 में सेल्स थी 500 और 19 में थी मतलब 500 और ये 516, तो 500 और 516 कितने हो जाएंगे 1016। तो इन दोनों का रेशो पूछ रहा है, तो बस इनका रेशो निकाल दो। तो इनको जब आप काटोगे तो कितना बच जाएगा 307, 4 से भाग दे रहा हूँ मैं, और ये 254 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रेशो 307 और 254 का ये आंसर में है। हाँ ये आंसर है आपका, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके सो ये टेबल दे रखी है आपको, अब स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। इसमें आपको ABCDE डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स दे रखी है, 2016 से 20 में इन्होंने प्रोडक्शन किया है। What is the ratio of the total production of type A machines in 2018 and type E machines in 2019 to the production of C and D machines in 2016? ठीक है, बेसिकली जो अभी हमने क्वेश्चन किया था पिछला वैसा ही कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई 2018 में टाइप ए मशीन का, 2018 टाइप ए मशीन 56, तो हमें तो बस डेटा पिक करना है। उसके बाद टाइप ई मशीन इन 2019, ई मशीन इन 2019 कितना हो जाएगा, इट इज़ 64। तो हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो जब आप 56 + 64 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 120। तो एक तो हमारे पास ये आ गया। अब दूसरा रेशो निकालना है, क्या बोल रहे हैं, सी एंड डी 2016 में, तो 43 और ये कितना हो जाएगा 47। तो यहाँ पे 43 + 47 = 90 हो जाएगा। अब इन दोनों का रेशो निकालना है, तो 120:90, मतलब हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 4:3। 4:3, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके तो दोस्तों आपके रीजनिंग प्लस पैडागोजी प्लस मैथ्स के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब हम आते हैं कंप्यूटर के कोर क्वेश्चंस पे, और पहला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रॉम नंबर सिस्टम। अगर आप लोगों को चाहिए नंबर सिस्टम की एक क्लास तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं प्रॉपर एक पूरी 3 से 4 घंटे की नंबर सिस्टम की, जिसमें मैं आपका कंप्लीट कवर करवा दूंगा, जो भी आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, थ्योरी प्लस MCQ के साथ। और RSMSS भी मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए नंबर सिस्टम से, वो सारे क्वेश्चन भी इंक्लूड कर लूँगा। तो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं ये क्लास भी बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो देखो यहाँ पे देखो m बराबर ये है, n बराबर ये है। दोस्तों इस क्वेश्चन को 10% लोग भी सही कर ले तो वो बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि नंबर सिस्टम में क्या होता है, हम क्या पढ़ते हैं जनरली कि ऑक्टल से मैं हेक्साडेसिमल बनाना है बताओ। ठीक है, ये सब तो जनरली लोग कर देते हैं, ये सब में फंसते नहीं है लोग। मैं 2 है इसको मुझे 16 बदलना है, 10 है मान लीजिए कोई डिजिट है उसका बेस 10 है, इसको मुझे बदलना है 8 में। तो दीज आर द क्वेश्चन, वो इजी लेवल के होते हैं, वो आराम से कोई भी कर सकता है। फंसता है आदमी इसमें
कि मान लो मेरे पास दे दिया 313 का 4, बेस 4 है, बेस 4 अब सुना ही नहीं कभी, ठीक है। तो जिन्होंने अगर थोड़ा सा भी प्रॉपर पढ़ा होगा, मतलब अच्छे से पढ़ा होगा बेस वगैरह क्या होते हैं, कैसे यूज़ में लेते हैं, डिजिट बेस जो है उसको 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, इसमें क्या होता है बेसिकली, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जब भी आपको इस तरह का आ जाए बेस 4 आ गया, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा बेस आ गया, तो आपको बेस 10 में कन्वर्ट करना है उसको, इस चीज़ को याद रखना है। ओके, आपको बेस 10 में कन्वर्ट करना है। बेस 10 मतलब डेसिमल में, इसको बोलते हैं ना, ये क्या होता है डेसिमल। तो डेसिमल में मुझे कन्वर्ट करना है, और डेसिमल में कन्वर्ट करने का एक सिंपल सा रूल बता देता हूँ। डेसिमल को आप समझ के चलिए कि सबसे पावरफुल होता है, सो मोस्ट पावरफुल, ठीक है, मोस्ट पावरफुल जिसको बोलते हैं डॉन। डॉन क्या है, डेसिमल है। ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, हमेशा के लिए आपका मतलब आसान हो जाएगा काम। डेसिमल डॉन होता है। अगर मुझे डॉन बनना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर मुझे डॉन को ब्रेक करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को अगर आपने याद कर लिया ना, आप कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा डेसिमल से रिलेटेड। अब देखो इसमें कन्वर्जन कैसे करना है। सबसे पहले आपको है ना, आपको पता है जब अब रियल लाइफ में भी कोई भी, मान लो 10 + 15 करना है मुझे, ये 25 आंसर लिखा, इस 25 का बेस पता है आपको क्या है? ये 25 एक्चुअल में ऐसे है, 25 का जो बेस है, या इसको रेडिक्स भी बोलते हैं इसको, ये क्या है 10 है। आप जो रियल लाइफ में मल्टीप्लिकेशन करते हो, डिवाइड करते हो, नंबर्स को ऐड करते हो, उसका बेस हमेशा 10 होता है दोस्तों। वो 8 नहीं होता, वो 2 नहीं होता, 4 नहीं होता, वो हमेशा 10 होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। इस चीज़ को अगर आपको पता है ना, तो आपका ये सवाल आराम से हो जाएगा। सबसे पहले अब आपको क्या करना है, 313 है ना, इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल में, क्योंकि डेसिमल में मैं ऐड कर सकता हूँ। तो आपको इसको डेसिमल में ऐड करना पड़ेगा। 322 को भी आपको डेसिमल में ऐड करना पड़ेगा। जब आप इसको डेसिमल में ऐड कर लोगे, ठीक है, तो जो आपका रिजल्टेंट आएगा उसको आपको अगेन 4, बेस 4 में कन्वर्ट करना है, वो आपका राइट आंसर होगा। इसलिए अगर आपकी इन क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस नहीं है ना, तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो चलो सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ आपको। तो डेसिमल में अगर किसी भी चीज़ को लेके जाना है, मतलब मुझे डॉन बनना है, तो मुझे मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, अपने आप को बड़ा बनाना पड़ेगा, तभी तो मैं बड़े के जितना बन पाऊंगा। तो यहाँ पे सिंपल सी ट्रिक लगा लो, 3 इंटू, और जो बेस है, ठीक है, ये 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 की पावर 0 प्लस, इसके बाद आ जाएगा 1 इंटू 4 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 4 की पावर 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 55 आंसर, ठीक है। तो 55 विद द बेस 10। अब सेम अगर आप इसको सॉल्व करोगे नेक्स्ट वाले को, तो 3 इंटू कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर, 3 इंटू 4 स्क्वायर प्लस इसके बाद आ जाएगा आपका 2 इंटू 4 प्लस इसके बाद आ जाएगा आपका 2 इंटू 4 की नॉट। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 58 टू द पावर, ठीक है, 58 टू द बेस 10। अब आपको इन दोनों को ऐड कर देना है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 113। 113 का 10। अब इसको आपको 4 वाले में कन्वर्ट करना है। तो 4 वाले में कन्वर्ट कैसे करोगे, 113 ऑफ 10 को, तो इसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा दोस्तों। और जब डिवाइड करोगे इसको तो कैसे करोगे, ये आपको ऐसे करना है, और ये आपको क्या करना है, इसमें 4 का भाग लगाना है। इस तरह जब आप देखोगे, इस तरह आपने करा होगा, तो इसमें जब आप इस तरह करोगे तो आपके पास क्या आएगा, भाग दो एक बार, तो 4 तिया 12, सॉरी 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8 के बाद 3 3 4 7 27 चौक 108 हो जाता है ना, सॉरी एक बार इसमें 4 दूनी 8 और 3 3 8 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है 28। और यहाँ पे कितना आपके पास बचा, यहाँ पे आपको रिमाइंडर लिखते हुए चलना है। तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर आपके पास दोस्तों कितना बचा, 3 बच गया है आपका रिमाइंडर, एक रिमाइंडर बचा, सॉरी 1 रिमाइंडर बचा। फिर आपने यहाँ पे भाग लगाया 4 का, तो 7 बार गया, 0 रिमाइंडर बचा। फिर जब आप इसको दोगे, आप 4 का भाग लगाओगे तो 3, और इस तरह जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास बाद में आ जाएगा 1301 की पावर 4। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हो जाएगा 13014। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। तो ये सही अप्रोच है जो मैं बता रहा हूँ आपको। प्रैक्टिस से ही आप इसमें फटाफट कर सकते हो, अदरवाइज आपको काफ़ी समय लग जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्ट एल्गोरिदम हैज़ द एग्जीक्यूशन टाइम दैट इज लीस्ट डिपेंडेंट ऑन इनिशियल ऑर्डरिंग ऑफ इनपुट। तो दोस्तों अगर आपने सॉर्टिंग पढ़ी नहीं है अब तक, तो आपको एक चीज़ ज़रूर पढ़नी है, मैं आपको बताता हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये समझ लो, आप कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, सॉर्टिंग में, डेटा स्ट्रक्चर में अगर आप कुछ नहीं पढ़ना ना तो मत पढ़ो, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जरूर पढ़ के जाना। 101%, मैं कह रहा हूँ 200% गारंटी है कि आपको एक न एक क्वेश्चन ये मिलेगा कि बताओ फलाना सॉर्टिंग एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, या थोड़ा सा ट्वीक करके दे देगा। जैसे ये प्रश्न है, थोड़ा सा घुमा के दे दिया, थोड़ा सा डेप्थ वाला क्वेश्चन है ये, इसमें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए क्विक सॉर्ट कैसे काम करती है, मर्ज सॉर्ट क्या होती है, सिलेक्शन सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट क्या होती है। तो मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ। ये आपको दिख रही है टेबल, इस टेबल में आपको एक तो क्विक सॉर्ट पढ़ना है, मर्ज पढ़ना है, हीप पढ़ना है, बबल पढ़ना है, इंसर्शन पढ़ना है, इसके अलावा आपको रेडिक्स पढ़ना है। ठीक है, 1 2 3 4 5, एक और थी सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, ये 7 आपको पढ़नी है। ये 7 अगर आपने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्लस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ ली, तो आपको ये समझ लो आपका 2 क्वेश्चंस आपके पक्के हो गए डेटा स्ट्रक्चर से। 2 भी आ सकते हैं, मिनिमम एक तो आएगा ही, और अगर एक से ज़्यादा आए तो 2 भी आ सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से पक्के हैं दोस्तों, केवल इस एक टेबल से। तो आप देखो, इस टेबल को आपको रट लेना है अब। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है, अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो कैसे निकाल सकते हैं हम इस टेबल से। ये पूछ रहा है कि भाई बताओ, अगर मेरे पास कोई एरे है, कुछ भी है मेरे पास, मान लो मेरे पास एक एरे है जिसमें मेरे पास ऐसे नंबर्स हैं, और वो नंबर्स है सॉर्टेड है, ऑलरेडी सॉर्टेड है। सपोज ऑलरेडी मेरे पास एक असेंडिंग ऑर्डर में, मान लो मुझे 5 है, 15 है, 10 है, और मेरे पास और 20 है। ठीक है, अब मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। इस तरह की मेरे पास जो है ये करना है, मुझे असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो ऑर्डरिंग कैसी है, वो आपकी जो ऑर्डरिंग है ना, उस ऑर्डरिंग से आपकी जो नंबर ऑफ स्टेप्स चलेंगे ना, उस पर इफेक्ट पड़ता है। मान लो पहले से ये 5 10 20 और 15 इस तरह का होता, तो इसमें क्या होता है, इस तरह की ऑर्डरिंग में आपको कम स्टेप्स चलने पड़ेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन ऑर्डरिंग इसलिए इसमें पूछ रहा है कि ऑर्डरिंग का इफेक्ट कैसे पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, जब भी आपकी बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट ऑर्डरिंग सेम होती है ना, तो वहाँ पे लीस्ट डिपेंडेंट होता है वो इनिशियल ऑर्डरिंग पे। हमेशा याद रखना, इफ़ योर बेस्ट, एवरेज एंड वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज सेम, इसका मतलब आप कैसा भी उसको सॉर्ट करके दे दो, उसकी डिपेंडेंसी सबसे कम रहेगी। अब इसमें आप इसी लॉजिक का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जिनकी भी बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट बराबर नहीं है, मतलब सेम नहीं है, तो वो ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएंगे वो ऑप्शंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंसर्शन शॉर्ट। तो इंसर्शन शॉर्ट इस टेबल में कहाँ है, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर एन स्क्वायर। तो देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तो ऑलरेडी इनके अलग अलग है, बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज तो अलग अलग है, तो ये तो वैसे ही रूल्ड आउट हो जाएगा, तो ये तो गलत। दूसरा क्विक सॉर्ट देखते हैं हम। तो क्विक सॉर्ट आपको कहाँ दिख रहा है, ये फर्स्ट वाला। तो देखो यहाँ भी बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट अलग है, तो क्विक सॉर्ट भी बाहर निकल गया। अब हम फंसेंगे मर्ज और सिलेक्शन में। तो मर्ज सॉर्ट में देखो क्या दे रखा है, मर्ज सॉर्ट अगर आप देखो तो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, एन लॉग एन, एन लॉग एन। तो यहाँ पे ये हमारा एक राइट आंसर हो सकता है, तो चलो ये हो सकता है एक इस पे। अब दूसरा देखते हैं सिलेक्शन शॉर्ट में हमें देख रहा है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर एंड एन स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हो ना, तो मर्ज शॉर्ट में क्या होता है, इटरेशन का फ़र्क नहीं पड़ता। मर्ज शॉर्ट में क्या होता है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होती है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होती है, तो इसमें जो इनपुट सीक्वेंस होता है ना, उस पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है। आप कैसा भी इनपुट दे दो, मर्ज शॉर्ट में ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन ही आने वाला है, तो यहाँ पे इसमें आंसर मर्ज शॉर्ट होगा। अब आपको थोड़ा सा इसमें पढ़ना पड़ेगा मर्ज और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है, तभी आप इन दोनों में डिफरेंशिएट कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आंसर मर्ज शॉर्ट है, इसको आप रट भी सकते हो, डायरेक्टली पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बहुत अच्छी क्वालिटी क्वेश्चन है। अब मुझे एग्ज़ाम याद नहीं है, किसी एग्ज़ाम में आया हुआ एक क्वेश्चन। ठीक है, तो आई डोंट नो, मे बी DSSS में पूछा गया था, KVS जो TGT PGT की एग्ज़ाम होती है,
या फिर एक और कोई यूजीसी नेट में पूछा गया तो मुझे देखना पड़ेगा, पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी, तो इसको पढ़ लेना अच्छे से, हो सकता है आपके डायरेक्टली एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखो सेम उसी पे बेस्ड है, सेम आपको पूछ रहा है, सॉर्टिंग का पूछ रहा है कि अभिनव वांट्स टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन अ गिवन लिस्ट ऑफ 20 नंबर। मान लो ये एक लिस्ट है 0 1 2, इसमें ऐसे करके 20 जो है नंबर्स दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एफिशिएंट अप्रोच टू डू दिस। तो मुझे अगर इस लिस्ट में से सबसे बड़ा नंबर निकालना है, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है इस लिस्ट में से, तो मुझे कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिदम पकड़नी चाहिए। तो देखो बबल सॉर्ट तो यूज़ नहीं कर सकते, ये तो रैंडमली, मतलब ये तो बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिदम होती है जो सॉर्ट करने का काम होती है। बबल से अच्छी कौन सी होती है, आपकी सिलेक्शन होती है। तो आप फंसोगे दो में, या तो बी ऑप्शन सही होगा या सी ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बी में क्या बोल रहा है, यूज सिलेक्शन सॉर्ट टू सॉर्ट द लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड देन प्रिंट द फर्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज, ठीक है। और सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, इम्प्लीमेंट वन इटरेशन ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर एंड देन प्रिंट द फर्स्ट सीरीज। ये बिल्कुल सही है, आप 1 बाय 1 चलो ना। आप फर्स्ट इटरेशन में देखो, अगर मान लो फर्स्ट इटरेशन में आपके पास जो है सबसे लार्जेस्ट नंबर आ जाता है, तो आपका वहीं उसी इटरेशन में सॉल्व हो जाएगा। तो ये वाली अप्रोच हमारी सबसे बेस्ट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाय डिफॉल्ट व्हेन यू यूज पेज आउटपुट कैशिंग एट व्हाट लोकेशन पेज इज कैश्ड। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, वेब सर्वर पे भी होता है, एनी प्रॉक्सी सर्वर और ब्राउजर, तीनों इसके राइट आंसर होंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज हैविंग द सेम प्रोटोकॉल। तो मेरा अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, उसमें मैंने राउटर्स के बारे में बात की थी, हब स्विच वगैरह इनके बारे में बताया था। तो मैंने उसमें एक चीज़ बोली थी कि मुझे अगर लैन से, ठीक है, वैन को कनेक्ट करना है, लैन से वैन को कनेक्ट करना है, तो मैं किसका यूज़ करूँगा, राउटर का यूज़ करूँगा। यहाँ उसी की बात हो रही है, डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज़ अगर मुझे कनेक्ट करनी है तो मैं यहाँ पे राउटर का यूज़ करूँगा। तो इसमें राउटर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यू स्प्लिट अ डॉक्यूमेंट इनटू 3 सेक्शंस, व्हाट हैपन्स इफ यू चेंज द मार्जिन इन द फर्स्ट सेक्शन। ठीक है, तो ये बात हो रही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, बेसिकली बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो मैंने स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट इसलिए तो कर रहा हूँ ताकि अलग अलग मार्जिन वगैरह सेट कर सकूँ। ठीक है, स्प्लिट इसलिए तो करा जा रहा है ताकि मैं हर एक सेक्शन में कुछ अलग जो है कुछ अलग मार्जिन वगैरह ऐड कर सकूँ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, द न्यू मार्जिन सेटिंग्स आर अप्लाइड इन जस्ट फर्स्ट सेक्शन। जहाँ आप करना चाहते हो, जिस भी सेक्शन में जो सेटिंग्स आप अप्लाई करना चाहते हो इंडिविजुअली कर सकते हो, इसलिए ही तो उसको स्प्लिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ओके, नाउ हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ओके, अ हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू। तो ट्रैक्स को हम बाद में और किस में बांटते हैं, तो ट्रैक्स जो हो सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, विच फीचर इज यूज टू रिप्लेस स्ट्रेट कोड्स विद स्मार्ट कोड्स वाइल टाइपिंग। ओके, तो उस फीचर का नाम स्मार्ट टैग नहीं होता दोस्तों, उसका नाम ऑटो करेक्ट भी नहीं होता, ऑटो चेंज भी नहीं होता, ये होता है ऑटो फॉर्मेट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑटो फॉर्मेट। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 6103 ऑफ 8। अब यार इन क्वेश्चंस में ना बड़ा, इसमें मैं आपको एक एडवाइस करूँगा, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो ना तो इन क्वेश्चंस को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा समय लेंगे। अगर आपको प्रैक्टिस की कमी है आपके पास, आपको नहीं जल्दी करना आता, तो आप छोड़ के आप दूसरे क्वेश्चंस कर लीजिए, बाद में आप समय निकाल के इनको कीजिए। ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में क्या, आप एक क्वेश्चन में 10 मिनट भी वेस्ट कर सकते हो अगर आपने थोड़ी सी भी कैलकुलेशन में गलती कर दी। तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं, आपका समय बर्बाद करने वाले होते हैं। तो अब इसमें क्या ये पूछा है, नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू वाले क्वेश्चंस में हमेशा ज़्यादा समय लगता है। अब आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा सबसे पहले। तो देख लेते हैं। सबसे पहले 8 है, ये 2 है, मुझे 2 को 8 में कन्वर्ट करना है, तो 3 के पेयर बना लूँगा। तो देखो 011 क्या होता है, 3 होता है आपका। फिर 000 कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। फिर 001 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 110 कितना, 6। मतलब पहला वाला ऑप्शन तो है, मतलब ये तो नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये तो रूल्ड आउट हो गया। अब C43 16,
इसको देख लेते हैं। तो C43 में क्या होगा दोस्तों, हाँ इसको देखो कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, आप फटाफट कर सकते हो। ये 2 है ना, इसके 4 4 के पेयर बना लो, आपको ऑटोमेटिकली ऐसे आइडिया लग जाएगा। ये 4 4 के पेयर बना लिए मैंने। तो 1100 को C लिखते हैं और 0110 को 4 लिखते हैं और 0011 को 3 लिखते हैं। तो आ गया फटाफट आंसर आपका कि ये भी बिल्कुल सही है, मतलब ये भी रूल्ड आउट हो गया। अब 3139 ऑफ 10, इसको मुझे 8 में कन्वर्ट करना है। तो 3139 ऑफ 10 है, ठीक है, इसको मुझे 8 में कन्वर्ट करना है। तो 10 मतलब ताकतवर है, मैंने हमेशा आपको बताया 10 मतलब डेसिमल है। डेसिमल क्या है, डॉन है। डॉन को अगर मुझे ब्रेक करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। डॉन है वो छोटी चीज़ बन रहा है, तो उसको ब्रेक कर रहा हूँ तो मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3139 में 8 का मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। सो जब आप 8 का डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 8×3 = 24, ठीक है, 3 एंड ओके, यहाँ पे 7 3 8 8 आ जाएगा ना, 3 8 8 64, और यहाँ पे 8 बच जाएगा। और देखो 24 7 3 में 8 का भाग देंगे तो 9 आ जाएगा, 9, ठीक है 9, और 19 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 19 में 8 16, ठीक है, तो 3 बच जाएगा आपके पास। तो ये 8 का भाग दिया, सबसे पहले मेरे पास यहाँ 3 बच गया। फिर 8 चौक 32, 8 चौक 32 7, और 8 नाम 72, तो 392। इसके बाद आपका आ जाएगा 8 चौक 32 7 2, 8 नाम 72, 8 0 आ जाएगा। ओ गॉड, 0 तो नहीं आना चाहिए, 1 सेकेंड। सो फ्रेंड्स, मैंने ये सॉल्व कर लिया है। देखिए दोस्तों, इसमें आप 2 तरीके से कर सकते हो। देखो सबसे पहले हमें ये वाला, अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका डेसिमल में बेस और 8 में, मतलब डेसिमल में है और ऑक्टल में चेंज हो रहा है, मतलब छोटे बेस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी, वैल्यू हमेशा बड़ी मिलेगी आपको। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 8 का भाग दोगे तो आपको 6 1, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और आप नीचे से ऊपर की ओर लेते हो तो 6103 मिल रहा है। मतलब तीनों ऑप्शन रूल्ड आउट हो गए, तो आपका लास्ट यही बचा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 3103। ये मैच नहीं करेगा इससे। अगर आप इसको, अब आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने 3 सॉल्व करके देख लिए और उसमें मैच हो रहा है, तो मतलब चौथा वाला आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, द टैग यूज टू लिंक डॉक्यूमेंट टुगेदर इज, तो डॉक्यूमेंट्स को लिंक करने के काम में कौन सा टैग आता है, तो AHREF, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। देखिए हर एक ऑप्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और सी जो है प्रॉपर उसका आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेम द वेब सर्च इंजन ऑन बाय माइक्रोसॉफ्ट, तो वो है बिंग, ठीक है, बिंग है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आई कैन स्टैंड फॉर, ठीक है, आई कैन किसके लिए स्टैंड करता है बताओ दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। याद रखना दोस्तों, आप इंटरनेट और इंटरनेशनल में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, यहाँ पे इंटरनेट ही आएगा, इंटरनेशनल नहीं आएगा। सो इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ये ICANN की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। All Oracle transactions obey the basic properties of a database transaction. What is the name of the following property? All tasks of a transaction are performed or none of them are. There are no partial transactions. ठीक है, तो यहाँ पे कोई पार्शियल ट्रांजेक्शन की बात नहीं होती। इसका मतलब होता है एटॉमिसिटी की बात करें। आपने अगर डेटाबेस पढ़ा होगा तो एसिड प्रॉपर्टी जरूर आप पढ़ते हैं। तो ए का मतलब क्या होता है, एटॉमिसिटी। सी का मतलब होता है आपका कंसिस्टेंसी। आई का मतलब होता है आपका आइसोलेशन, और डी का मतलब होता है आपका ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ डेटाबेस। ठीक है, एसिड प्रॉपर्टीज बोलते हैं।
तो यहाँ पे एटॉमिसिटी का मतलब होता है कोई पार्शियल ट्रांजेक्शन नहीं होगी, या तो कंप्लीट होगी या बिल्कुल नहीं होगी, पार्शियल ट्रांजेक्शन कुछ नहीं होता, ठीक है। तो एटॉमिसिटी इसको रिप्रेजेंट करता है। कंसिस्टेंसी क्या होता है कि डेटाबेस मस्ट रिमेन इन ए कंसिस्टेंट स्टेट, ये इसका मतलब होता है चाहे कितनी ट्रांजेक्शन हो जाए डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। और मान लीजिए मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रही है तो ऐसा नहीं है कि एक ट्रांजेक्शन दूसरे को अफेक्ट कर रही है, इसका मतलब होता है आइसोलेशन। और ड्यूरेबिलिटी होती है कि अगर कोई अपडेट भी हो जाता है तो सिस्टम फेल हो जाता है तो भी डेटाबेस जो होना है ना वो रिकवर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये होती है आपकी ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स अलाउ एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, तो इसको बोलते हैं दोस्तों डेटा माइनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रिटिकल सेक्शन इज अ प्रोग्राम सेगमेंट, ठीक है। तो ये क्या प्रोग्राम सेगमेंट का जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो किसके लिए काम में आता है? वी शुड रन इन सर्टेन स्पीड ऑन टू टाइम, नहीं, डेडलॉक अवॉइड करने के लिए काम में नहीं था, शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस करने का काम करता है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विच लेयर ऑफ OSI मॉडल प्रोवाइड द सर्विस ऑफ डायलॉग कंट्रोल, तो डायलॉग कंट्रोल की सर्विस कौन प्रोवाइड करता है दोस्तों? ये आपकी प्रोवाइड करती है सेशन लेयर प्रोवाइड करती है, ठीक है। सेशन लेयर के और क्या क्या काम है? एक तो आपका क्या हो गया, डायलॉग कंट्रोल हो गया, ठीक है, डायलॉग कंट्रोल हो गया। दूसरा आपका काम क्या है सेशन लेयर का? टोकन मैनेजमेंट, ठीक है, टोकन मैनेजमेंट, ये आपकी सेशन लेयर करती है। तीसरा आपका क्या काम होता है? सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन, इसका काम भी क्या करती है? तो 3 काम होते हैं बेसिकली, याद रखना इसके, डायलॉग कंट्रोल, टोकन मैनेजमेंट एंड सिंक्रोनाइजेशन, ये आपके काम होते हैं सेशन लेयर के। ओके, दीज आर दी वर्क्स ऑफ सेशन लेयर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डायग्राम दिया गया है आपको, द फॉलोइंग डायग्राम शोज व्हाट, ये किसका डायग्राम है बेसिकली आपको? तो देखो दोस्तों, आपको लॉजिक गेट्स अच्छे से पता होने चाहिए, लॉजिक गेट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए, लॉजिक गेट्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं क्योंकि डायरेक्टली लॉजिक गेट पे सवाल आ सकता है। तो यहाँ पे देखो, और लॉजिक गेट्स बहुत ईजी होते हैं, अगर इस पे से सवाल आए तो बिल्कुल मतलब आपके लिए तो फ्री का है वो अंक, तो इसको तो अच्छे से पढ़ लेना भाई, ईजी होते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर हम देखें सो ये जो गेट होगा ये होगा एक्सनॉर गेट, ठीक है, दिस गेट इज एक्सनॉर गेट, A+B के ऊपर बार होता है तो उसको बोलते हैं एक्सनॉर गेट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको हो जाएगा ए ऑप्शन, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ये टेबल्स होती है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड में इस तरह होता है भाई, A और B, एंड में क्या होता है कि अगर A 1 है B 1 है तो ही 1 होगा, अदरवाइज कोई भी ऐसा नॉन जीरो और जीरो का कॉम्बिनेशन बनेगा तो यहाँ पे आपको 0 ही मिलेगा, 1 1 पे 1 मिलता है ये, ठीक है, ये एंड गेट की प्रॉपर्टी होती है। और में क्या होता है कि 0 0 पे 0 रहता है, अदरवाइज कुछ भी कॉम्बिनेशन बनेगा तो 1 हो जाएगा। फिर नॉट में क्या होता है, रिवर्स कर देता है, ठीक है, 0 को 1 1 को 0 में, तो नॉट में ये हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नैंड में क्या होता है, नैंड में कुछ नहीं होता, एंड को आप बार लगा दो, जो आपके एंड का रिजल्ट आ रहा था उसको उल्टा कर दो तो नैंड बन जाता है, और का रिजल्ट उल्टा कर दो तो नॉर बन जाता है, ठीक है। तो ये टेबल आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ये टेबल बहुत काम के दोस्तों, ये टेबल अगर आपको याद हो गई ना तो आपके मतलब गेट्स के सवाल तो कभी नहीं उलझेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द फोर लूप फॉर i बराबर 0, ओके, द फोर लूप फॉर i बराबर 0, i लेस देन 10 प्लस प्लस i प्रिंट एफ, ये जो एंड आपको दिख रहा है ना दोस्तों, आई एंड आई, मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा, दिस इज नोन एज बिटवाइज, ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर होता है, ये बिटवाइज ऑपरेटर होता है। तो आप देखोगे ना यहाँ पे दिख रहा है ये एंड, दिस इज बिटवाइज एंड, और अगर आपका सिंगल बार आ जाता है तो वो बिटवाइज और होता है, ये वाला साइन आ जाता है आपका तो ये बिटवाइज एक्सोर होता है, टिल्ड वाला साइन आ जाता है तो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट होता है, और ये शिफ्ट वाले ऑपरेटर्स होते हैं, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और बिटवाइज राइट शिफ्ट। तो ये बिटवाइज ऑपरेटर्स इन सी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये बिटवाइज ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। तो अगर हम देखें
तो देखो बिटवाइज ऑपरेटर, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई एंड आई। तो सपोज सबसे पहले मेरे आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू है 0 और दूसरे आई की वैल्यू भी 0 है, इनके बीच में बिटवाइज ऑपरेटर है। तो हमेशा याद रखना बिटवाइज ऑपरेटर अगर सेम है ना वैल्यू 0 0, तो इसका आंसर 0 ही आएगा आपका, ठीक है। और 1 और 1 के बीच में है तो भी आंसर 1 आएगा, 2 एंड 2 है तो इसका आंसर 2 आएगा। तो आप देख लो यहाँ पे 0 से लेके 10 तक चलाना है मुझे, 10 डिजिट, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सबसे छोटी वेवलेंथ किस कलर की होती है, तो दोस्तों ये होती है वायलेट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमाफोर्स आर यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ, तो सेमाफोर किस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए काम में होता है, रेस कंडीशन नहीं, बैलिडी भी नहीं, म्यूचुअल एक्सक्लूशन नहीं होता, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम सेमाफोर्स का यूज करते हैं फ्रेंड्स, याद रखना इस चीज को। और स्यूडो कोड देखिए, उसका स्यूडो कोड बताए तो सेमाफोर का किस तरह होता है, वेट, इसका स्यूडो कोड होता है एस, और इसमें अगर वाइल एस इज लेस देन इक्वल टू 0 है तो एस बराबर एस माइनस 1, और ये सेमाफोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड इन पाइथन लैंग्वेज फॉर नंबर इन रेंज 3, नंबर इज ग्रेटर देन 0, प्रिंट नंबर स्टार 100, मतलब नंबर इंटू 100 बेसिकली। तो इसका आउटपुट बोल रहा है, तो देखो दोस्तों रेंज की बात करी जा रही है और नंबर इनिशियली क्या है 0, ठीक है, नंबर इनिशियली 0, तो 0 इंटू 100, 0 इंटू 100 अगर मैं करूँगा, ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं नंबर इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा। तो अगर नंबर मेरा पहला नंबर यहाँ पे क्या है 0 है, तो 0 इज ग्रेटर देन 0 ना, ये तो कंडीशन ही गलत हो गई, तो इसमें जाएगा ही नहीं है। तो अब दूसरी देखते हैं, 1 इज ग्रेटर देन 0, हाँ ये हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 इंटू 100 हो जाएगा, तो पहला आउटपुट आपका 100 होगा। दूसरी चीज़ 2, तो 2 पे कितना होगा, 2 इंटू 100 200 हो जाएगा। और पहली वाली देखो 0 1 2 यहीं तक चलेगा ये, क्योंकि रेंज 3 में है, तो आपका जो आउटपुट हो जाएगा 100 और 200 हो जाएगा। पहला वाला तो प्रिंट हो ही नहीं सकता क्योंकि वो कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा, तो 100 और 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर टू बी ए फीचर ऑफ द स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट का क्या फीचर नहीं होता, तो दोस्तों यहाँ पे जो सिंगल व्यू ऑफ डेटा होता है वो स्प्रेडशीट का फीचर नहीं होता। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज सपोर्टेड बाई पांडाज लाइब्रेरी, ठीक है, तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर सीरीज, डेटा फ्रेम, पैनल सभी सपोर्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, अ प्रोग्राम हैज़ द फॉलोइंग कोड टू डिफाइन ए नोड, स्ट्रक्ट नोड, इंट डेटा, स्ट्रक्ट नोड लेफ्ट राइट। जब भी आपको लगे ना लेफ्ट राइट वाली बात हो रही है तो हमेशा ट्री की बात होगी, सिंपल सा ये बता देता हूँ आपको, जब भी लेफ्ट और राइट नोड की बात हो तो ट्री की बात हो रही है, इतना समझ के चलना। नेक्स्ट पे चले, C++ प्रोग्रामर कॉन्सेंट्रेट ऑन क्रिएटिंग डैश विच कंटेंट डेटा, मतलब डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को कौन मतलब रखता है अपने अंदर, तो क्लासेस रखती है, सिंपल सा क्वेश्चन था। डेटा मेंबर्स और फंक्शंस कौन रखता है अपने अंदर और उनको मैनिपुलेट करके काम करवाता है, तो क्लासेस रखती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ वंस इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, तो नंबर ऑफ वंस मुझे पता करना है इस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। तो देखो आप क्या करना पड़ेगा आपको, ये आपकी क्या है डेसिमल वैल्यूज है, ठीक है। सो आपको इसको किस तरह लिख सकते हो आप, डेसिमल वैल्यू है ये पूरी 16 + 2, इसको हम लिख सकते हैं देखो 10 इंटू 16 की पावर 4 प्लस 9 इंटू 16 की पावर 3 प्लस 6 इंटू 16 की पावर 2 प्लस 12 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 16 की पावर 0, इस तरह मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो फिर लास्ट में इसको हेक्साडेसिमल में किस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, A9 6C2 की, इसका जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा 16 बेस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मुझे सीधा सीधा बाइनरी सिस्टम में बना देना है, तो 1 0 1 0 हो जाएगा ये, इसके बाद ये कितना हो जाएगा 1 0 0 1 हो जाएगा, 6 को क्या लिखते हैं 0 1 1 0 लिखते हैं, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 1 1 0 0 हो जाएगा,
इसके बाद ये 0 0 1 0 हो जाएगा, और ये इसका बेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ वंस गिन लो कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 इसमें आंसर हो जाएगा, 9 ये आंसर। अब ये क्वेश्चंस आप तभी कर सकते हो जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, अदरवाइज बहुत समय लगा दोगे इसमें। तो इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से भर भर के क्वेश्चन देते हैं नंबर सिस्टम के, हमेशा RSM-SSB वालों का फेवरेट टॉपिक है नंबर सिस्टम, तो ये जरूर अच्छे से करके जाना। कंप्यूटर फंडामेंटल में नंबर सिस्टम आप समझ के चलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फिगर बिलो रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फिगर, तो भाई ये देखो, जब भी आपको ये है आपका रूट नोड है, रूट नोड, ठीक है, ये आपका लेफ्ट है, लेफ्ट चाइल्ड बोल सकते हैं इसको, ये राइट चाइल्ड हो गया, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली आपके बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रोल इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी पेज दैट हैव एजेक्स एक्सटेंशंस, ठीक है, एक्सटेंशंस फॉर ASP.NET, तो यहाँ पे हम बात करें स्क्रिप्ट मैनेजर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी नो लॉन्गर प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट available to everyone is considered to be in the public domain. Next question, a dash process is moved to ready state when its time allocation expires, ठीक है, तो बताइए इसमें सही आंसर हो जाएगा रनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a file is edited and stopped in Windows system without saving its content, so क्या होता है जब हम फाइल को एडिटेड कर रहे हैं विंडोज सिस्टम में बिना सेव करे, हम उसको रखते बिना सेव करे, तो बताइए क्या होता है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, फॉर यूजर इनपुट टू सेव द फाइल अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स इज नॉट एप्लीकेबल टू एन इंटरप्रेटर, तो इंटरप्रेटर के लिए कौन सी चीज़ सही नहीं है, तो देखो इंटरप्रेटर सस्ते होते हैं, ये सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पूछ रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स इज नॉट एप्लीकेबल टू एन इंटरप्रेटर, तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते, यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी एक्सपेंसिव, तो ये उसका एट्रीब्यूट नहीं है, सस्ते होते हैं इंटरप्रेटर, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अ डैश इज ए कम्युनिकेशन पाथ फॉर कनेक्टिंग मोर डिवाइसेस, ठीक है ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे बस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, बस की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या प्रोवाइड कराती है भाई, वन ड्राइव, बहुत इजी प्रश्न था। नेक्स्ट पे चलते हैं, डैश स्टोर्स आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क सच एज सोशल कनेक्शंस, तो बताइए किस कौन स्टोर करता है, तो यहाँ पे ग्राफ स्टोर करता है, ठीक है, ग्राफ स्टोर्स आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क्स, तो याद रखना बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें ग्राफ आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is more appropriate selection of training and testing data for a machine learning algorithm, तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर, इसमें सही आंसर होगा आपका 75% ट्रेनिंग एंड 25% टेस्टिंग डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन इज यूज टू सेट द फाइल पॉइंटर टू स्पेसिफाइड ऑफसेट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा fseek फंक्शन काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज नॉट एग्जिस्ट वाइल कैलकुलेटिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो भाई नल केस कुछ नहीं होता, बेस्ट वर्स्ट और एवरेज होते, नल नहीं होता, मैंने अभी आपको उसका डायग्राम भी दिखाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड यूजफुल मेजर्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी, ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा हो जाएगा करेक्टनेस, मेंटेनेबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड यूजेबिलिटी। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं, इज सी प्रोग्रामिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्कैनफ
स्टेटमेंट इज करेक्ट टू रीड डबल एक्स फ्लोट वाई, तो बताओ इसमें से कौन सा सही आंसर होगा आपका। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका हो जाएगा स्कैन एफ एल एफ परसेंट एल एफ परसेंट एफ एक्स एंड वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डायमेंशनैलिटी रिडक्शन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे बताइए क्या आंसर आएगा इसका। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा कोरिलेशन एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आपका जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज इक्वलेंट टू गिवन स्टेटमेंट। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो और कुछ भी इसमें स्टेटमेंट लिख दिया, तो बताइए इसके सेम ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सेम आउटपुट देगा जो आपका अबव वाला स्टेटमेंट देगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ये विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सेम आंसर देगा। ओके, अगेन बिटवाइज ऑपरेटर का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें आपको अगेन नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स काम में आएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये आपका जावा का प्रोग्राम है, क्लास बिटवाइज ऑपरेटर है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्क्स, इसके बाद इंट वेर इक्वल टू 42। तो आपको इससे एक चीज़ तो पता चल गई, मुझे प्रिंट क्या कराना था वेर 1, तो आंसर में 42 आना चाहिए फर्स्ट में। तो ये ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया, ठीक है, 42 आना चाहिए आपका फर्स्ट, जो वेरिएबल 1 है उसमें 42 आंसर आना चाहिए, तो पहले तो आपका वैसे ही हो गया। अब दूसरा क्या आना चाहिए, टिल्ड ऑफ वेर 1। तो देखो वेर 2 में क्या आएगा, इसकी बात कर रहा है ये, देखो ये सिग्नेचर, ये किसका सिग्नेचर, इसको टिल्ड बोलते हैं। ये बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। अब ये क्या करेगा आपको, ये अगर आपने वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट पढ़े होगे ना, उस कॉन्सेप्ट पे काम करता है ये। तो जैसे सबसे पहले आपको, अगर मुझे 42 को किस में लिखना पड़ेगा, बाइनरी में लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ 1 0 1 0, और 4 को क्या लिखूंगा मैं, तो 1 0 1 4 होता है, 0 1 0 होता है आपका क्या होता है 2 होता है, तो 42 मैंने इस तरह लिख दिया। अब इस पे बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 हम लगाते हैं, ठीक है, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5। तो इसमें क्या करना होता है मुझे, अगर मुझे इसका ये जो मेरे पास वैल्यू आई है इसका टिल्ट करना है, तो मुझे इसका टिल्ट कैसे करना पड़ेगा, जो 1 है इसको 0 बनाना है, 0 को 1 बनाना है, तो 1 को 0 0 को 1 बनाना है, तो इस तरह बनेगी 0 0 0 1, ठीक है, 0 1 0 1, ये आ गई मेरे पास वैल्यू। अब मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसका जब आप डेसिमल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 21 का 10, ठीक है, 21 का 10। अब कंपाइलर क्या करता है इसमें, इसके बाद इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालता है, टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो पता है इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट होगा -43। तो ये इसका राइट आंसर होगा 42 एंड -43। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको पहले वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, देन ही आप इसको कर सकते हो, अदरवाइज नहीं होगा ये। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स इस तरह ऑपरेशंस लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये ऐसे वैल्यूज होती है, ये आप देख लेना एक बार, ये बिटवाइज ऑपरेटर की टेबल है, आप देख लेना एक बार। इसमें मैं इसको एक बार मिटा के दिखा देता हूँ आपको थोड़ा, एक सेकेंड। सो दिस इज द टेबल ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है, ये ट्रक टेबल है। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे, 1 सेकेंड, देखो ए एंड बी, ये जो एंड, ठीक है, अगर ए और बी दोनों ज़ीरो है तो ए एंड बी हमेशा ज़ीरो होगा। ए एंड बी अगर आपका बिटवाइज ऑपरेटर है, ये सेम एंड की तरह काम करता है। ये जो आपका है बिटवाइज ऑपरेटर, ये और की तरह काम करता है, ठीक है, इसको याद रखना, एंड की तरह काम करता है और की, और ये एक्सॉर की तरह काम करता है और ये आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो देखो 0 0 होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा,
जब भी नॉन ज़ीरो होगा ना, नॉन ज़ीरो के साथ ज़ीरो का कॉम्बिनेशन होगा तो वैसे ही ये ज़ीरो हो जाएगा। इसमें आपको हाई वैल्यू तभी मिलेगी जब आपके पास दोनों वन होंगे, किसमें, ए एंड बी में। और ए जो आपका और वाला पार्ट है, इसमें आपको अगर एक भी नॉन ज़ीरो है तो आपको वन पार्ट, वन वाला मतलब अप मिल जाएगा, ठीक है, वन वाला आउटपुट मिल जाएगा। और इसी तरह आप देखोगे तो टेबल में आप देख सकते हो, तो इस टेबल का यूज़ करके आप इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एरर डिटेक्टिंग एट डेटा लिंक लेयर इज अचीव्ड बाई, तो डेटा लिंक लेयर पे एरर डिटेक्टिंग हम किसके द्वारा अचीव करते हैं, तो साइक्लिक रिडंडेंसी कोड द्वारा, CRC बोलते हैं उसको, उसके द्वारा हम इसको अचीव करते हैं। नेक्स्ट पे, इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फोकसेज ऑन, तो ये किस पे फोकस करता है, पीपल परफॉर्मेंस पे ऑफ प्रोडक्ट, नो इस पे तो नहीं करता। पीपल प्रोडक्ट परफॉर्मेंस प्रोसेस, ना, पीपल प्रोडक्ट प्रोसेस प्रोजेक्ट, हाँ ये सही आंसर है इसका, ठीक है, पीपल प्रोडक्ट प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रेफर्स टू दोज एट्रीब्यूट्स ऑफ अ सिस्टम विजिबल टू अ प्रोग्रामर, और पुट अनदर वे those attributes that have a direct impact on the logical execution of a program। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात हो रही है। ओके, अब आपके सामने है बहुत अच्छा प्रश्न। देखो, बाइनरी सर्च ट्री की एक प्रॉपर्टी आप हमेशा याद रखना, बाइनरी सर्च ट्री में इन ऑर्डर, ठीक है, इन बाइनरी सर्च ट्री जो इन ऑर्डर होता है, इन ऑर्डर वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होता है, असेंडिंग ऑर्डर। अगर आपने ये प्रॉपर्टी समझ ली तो आप इसके सवाल हल कर पाओगे, लेकिन अगर आपने ये चीज़ मिस कर दी ना तो आप सवाल हल नहीं कर सकते बाइनरी सर्च ट्री का। आजकल सवाल ऐसे आ रहे हैं, चाहे आप गेट की बात करो, चाहे आप UGC नेट की बात करो, सवाल इस तरह का ही फंसता है। आपको वैल्यूज़ का सेट दे देंगे, उस वैल्यूज़ के सेट से पूछ लेंगे कि भाई ये इसका प्री ऑर्डर है, हाँ अब इसका पोस्ट ऑर्डर निकाल के दिखाओ। आपको पता है कि विदाउट, जब तक आपके पास प्री प्लस इन ऑर्डर प्लस पोस्ट ऑर्डर या प्री प्लस पोस्ट, जब तक ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा ना तब तक आप ये सर्च कर ही नहीं सकते। तो कम से कम दो आपके पास होने चाहिए, दो आपके पास ऑर्डर होने चाहिए, तभी आप तीसरा निकाल सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले देखो, इसमें जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो डायग्राम कुछ इस तरह का बन के आएगा। मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा, 9 है, इसके बाद है 8, इसके बाद हो जाएगा 4, इसके बाद इधर आप देखोगे 12, इस तरह इधर आपके पास आ जाएगा 10, और इधर आपके पास आ जाएगा 22, और इधर आ जाएगा 13। अब मैं आपको, हमें क्या पूछ रहा है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। मैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करके दिखाता हूँ कैसे होती है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। सबसे इजी मेथड है, 1 मिनट में आप प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर कर लोगे। प्री ऑर्डर में क्या होता है, जो भी आप फर्स्ट बार, सबसे पहले तो इनके रूट नोड बना लो, डमी रूट नोड बना लो जिनके नहीं है, ठीक है। तो जिनके भी रूट नोड नहीं है ना उनके डमी बना लो। तो इस तरह आप डमी बना लोगे ना। अब आपको क्या करना है, ट्रैवर्स करना है। तो ये रूट नोड है, इससे लेफ्ट की तरफ चलना है। आपको पता है कि जो आपका प्री ऑर्डर होता है वो कैसे काम करता है, रूट फिर लेफ्ट और फिर राइट। ये आपका प्री ऑर्डर का ऐसे काम करता है। रूट, तो रूट अभी 9 है तो 9, लेफ्ट में क्या है 8, ठीक है, और इस तरह आपको ट्रैवर्स करते हुए चलना है। तो अभी हम देख लेते हैं, देखो रूट से लेफ्ट में चलना है 8 पे आ गए। अब देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, आप एक एक ट्रैवर्स करते चलो। जो भी पहली बार में ट्रैवर्स हो रहा है ना वो प्री ऑर्डर में आएगा, जो 2 बार के अंदर ट्रैवर्स हो रहा है वो इन ऑर्डर में आएगा, और जो 3 बार में ट्रैवर्स हो रहा है वो आपका पोस्ट ऑर्डर में आएगा। तो 9 के बाद 8 ये पहली बार पहुंचा है, 4 जो है ये भी पहली बार पहुंचा है, तो 4 पे आ जाएंगे। अब हम आते हैं, लेफ्ट पूरा कंप्लीट हो गया, राइट पे आते हैं। राइट पे हमें क्या मिला, 12 मिला। 12 के बाद हम घूम जाएंगे वापस लेफ्ट पे, ये 10 मिला।
10 के बाद हम वापस घूमेंगे 22, ठीक है, तो 10, 22 और उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा 13। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 9, 8, 4, 12, 10, 22, 13। तो आपका ये सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू प्रोटेक्ट अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम एक्सीडेंटल चेंजेस विच ऑप्शन शुड यू सेलेक्ट फ्रॉम दी प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट विंडोज और प्रोटेक्ट मैक मेन्यू। ठीक है, तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए? तो ऑलवेज ओपन रीड ओनली, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो आपका प्रोटेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है दोस्तों, ठीक है, स्कीमा है ये, पी क्यू में आर एस, एस टी यू पे जा रहा है, आर टी पे, यू एस पे, पी टी आर और ये। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे ना तो इसमें जो आपका सही आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा क्यू टी प्लस। ठीक है, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि a बराबर 1 है, बी बिल्कुल इजी प्रश्न है, कोई दिक्कत होगी नहीं अगर आपने गेट्स अगर अच्छे से पढ़ लिए। ठीक है, 1 सेकेंड, गेट्स अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो देखो a बराबर 1 है, यहाँ पे 1 है, b बराबर है 0। ठीक है, तो a 1 है, b 0 है। तो आपको पता है ये कौन सा गेट है? गेट्स अभी हमने पढ़े थे, तो ये आपका एंड गेट है। एंड गेट, एंड गेट क्या करता है, 1 और 0 अगर जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको 0 वैल्यू देगा, तो यहाँ पे जो एक वैल्यू आपकी जाएगी 0 जाएगी। और ये कौन सा गेट है आपका? और गेट है। ठीक है, तो 1 वैल्यू यहाँ पे 0 चली जाएगी। अब हम इधर की बात करते हैं, बी 0 है, बी 0 है, तो बी 0 है मतलब देखो 0 कहाँ कहाँ जा रहा है, एक तो यहाँ जाएगा और 0 एक आपका इधर जा रहा है। ठीक है, और सी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, तो हम एक एक कैलकुलेट करते चलते हैं। यहाँ पे 0 1 गया, ये और गेट है, तो मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। और यहाँ पे आपका 1 और 0 गया, ये कौन सा गेट है आपका? ये आपका है दोस्तों एंड गेट। तो 1 0 कितना होता है? 0 होता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इस एंड गेट पे क्या क्या पहुंची वैल्यू? 1 और 0, और ये आगे क्या पहुंचाएगा? 0 पहुंचा देगा, क्योंकि 1 और 0 मिलके क्या बनाते हैं? एंड गेट में 0 बनाते हैं। तो यहाँ पे 0 और 0 वैल्यू पूछी और गेट में, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे जो सही आंसर आ जाएगा हो जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 0 मिलेगी हमें वैल्यू क्यू की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन एम एस पावर पॉइंट की यूज टू रन स्लाइड शो। जैसे मैंने अभी ये स्लाइड शो चलाया था तो मैंने कौन सी की दबाई थी? F5 प्रेस की थी। इफ क्यू इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग लिंक लिस्ट देन व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिलीशन ऑपरेशन इन क्यू डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्यू में क्या होता है दोस्तों? क्यू आपको पता होगा क्या होती है। क्यू होती है आपकी या तो फीफो बोल सकते हो या आप लीलो भी बोल सकते हो उसको। फीफो बोल दो क्यू को। फीफो मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर आप इसको लीलो भी बोल सकते हो। ठीक है, लीलो मतलब होता है लास्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो डिलीशन में क्या होता है क्यू में? तो डिलीशन में जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना उसमें आपका आंसर आ जाएगा ऑर्डर ऑफ 1 की। आप ऑर्डर ऑफ 1 इसका इसकी वो होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है डिलीशन के केस में। ठीक है, याद रखिएगा क्यू में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट all its operations successfully and all the effects are then permanently saved to the database system। तो ये आपका होता है कमिटेड द्वारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, ये है, तो आपको पता है इसको कौन सा बोलते हैं दोस्तों? टर्नरी। आप याद रखना, बहुत अच्छा इसको यूज़ करते हैं हम जावा में। टर्नरी ऑपरेटर होता है, सी प्लस प्लस में भी आता है यूज़ में, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर याद रखिएगा। तो ये क्या होता है? जैसे कंडीशन होती है, एक्सप्रेशन 1 और 2, कंडीशन अगर ट्रू होगी, ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉल्स होगी तो ये वाला जो है एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसका याद रखिएगा। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर द कोड इज एग्जीक्यूटेड। तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो वैल्यू ऑफ एक्स कितनी हो जाएगी? देखो क्या है, 22 और 15 एक्स सॉरी
22 इज ग्रेटर देन 15, सच्ची बात है। तो सच्ची बात है तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, एक्स प्लस वाई वाला। तो एक्स प्लस वाई कितना होगा, 22 प्लस 15 जो कितना होता है 37। तो आंसर आ जाएगा आपका 37। तो 37 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द IP एड्रेस डैश इज यूज्ड बाय होस्ट व्हेन दे आर बीइंग बूटेड। तो 0.0.0.0 IP एड्रेस यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। तो इसका आउटपुट क्या होगा दोस्तों, देखो जब भी आपको इस तरह के पूछे ना क्वेश्चन, तो इसमें है ना, मैंने ये बिटवाइज ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, दीज आर बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ता, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए एक तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या है, ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक आपको ये बिटवाइज नहीं है दोस्तों, ये आपका एंड ऑपरेटर है और ये और ऑपरेटर है। अब आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पता है कि एंड सबसे पहले एंड जो है एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद और एग्जीक्यूट होता है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए टेबल कैसे काम करती है। मान लीजिए मेरे पास वैल्यू है x, एक वैल्यू है y। तो अगर x और y करता हूँ, x एंड y, तो कैसे काम करते हैं, वैल्यूज ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो है तो यहाँ पे आपका ज़ीरो आएगा, इसमें भी ज़ीरो आएगा। यहाँ पे ज़ीरो है और ये नॉन ज़ीरो है, ठीक है, नॉन ज़ीरो। तो यहाँ पे तो आपका वन वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो आएगी। ये नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो है और यहाँ पे ज़ीरो है, तो यहाँ पे वैल्यू आपकी वन आएगी और ये ज़ीरो आ जाएगी। और अगर ये भी नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो, और ये भी नॉन ज़ीरो है, ठीक है, तो दोस्तों वैल्यू इसमें भी वन आएगी, इसमें भी वन। अब आप इस पूरे टेबल का यूज़ करके इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। ये टेबल मैंने बना दी, इसका यूज़ करके ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, x की वैल्यू मिलेगी 0, y की वैल्यू मिलेगी आपको जब इससे सॉल्व करोगे तो 1, और z की वैल्यू कितनी मिलेगी 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 2 आंसर होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है बता देता हूँ। देखो r जो है 0 है, 0 एंडेड q, ये इसको टोटल को क्या बना देगा 0, और 0 के साथ p की चाहे कुछ भी वैल्यू हो, तो ये पूरा पूरा मतलब इसमें x में वैल्यू क्या जाएगी, पूरी 0 ही जाएगी यहाँ पे, क्योंकि r 0 है, 0 के साथ एंड है q, ये भी 0 बन जाएगा। और ये पूरी वैल्यू p की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, लेकिन 0 के साथ एंड करोगे तो 0 ही आंसर आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो देखो प्रेफरेंस किसकी होती है, एंड की, तो r और q है, r और q है। r 0 है तो ये वाला पूरा आपका 0 बन जाएगा, लेकिन p की वैल्यू नॉन जीरो है, तो y की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, y के अंदर 1 आ जाएगा। सेम यहाँ पे देख लेते हैं, p एंडेड q, ये क्या बना देगा आपका, ये आपका बनाएगा नॉन जीरो है तो ये इसकी 1 आ जाएगी, और r 0 है तो 1 और 0, 1 और 0 क्या बनाता है 1। तो ये आपका आंसर 2 आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉलम्स रिटर्न फॉर द गिवन रिलेशन आर इफ क्वेरी पास्ड इज द। अगर आप ये क्वेरी पास करोगे ना, तो आपकी यूनिक वैल्यू आएगी, यूनिक वैल्यू आएगी इन कॉलम, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, यूनिक वैल्यू इन कॉलम आएगी। तो अगर आप इसको रन करते हो तो कुछ इस तरह का आपका डेटा आएगा ABC, इस तरह की आपकी टेबल बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम जो है एक था पहले भी और अभी भी कितना है, एक ही रहेगा। तो नंबर ऑफ कॉलम चेंज नहीं होगा, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉलम्स रिटर्न फॉर द गिवन रिलेशन, तो ये तो एक ही रहेगा। मान लीजिए नंबर ऑफ रोज पूछ लेता, तो आपकी कितनी, पहले 5 थी और अब कितनी रह गई 3, ठीक है। इस चीज़ का याद रखना, अगर नंबर ऑफ रोज पूछ लेता तो रोज 3 ही बचती, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन C++, ठीक है। तो आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, x माइनस इक्वल टू 2, ये होता है कंपाउंड असाइनमेंट, कंपाउंड असाइनमेंट
कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट होते हैं ये, बस इस चीज़ को याद रखना, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो ये देखो x माइनस इक्वल टू, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये भी बिल्कुल सही है। देखो इसमें सिंबल सेम रहेगा, देखो यहाँ पे सिंबल सेम नहीं रहा ना, तो ये नॉट पूछा है, तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका। सिंबल सेम रहेगा, इनटू है यहाँ भी इनटू रहेगा, भाग है तो भाग रहेगा, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज यहाँ पे नहीं है ना, मॉडल्स की बात कर रहे हैं, या मॉड नहीं आया, ठीक है, भाग बता दिया यहाँ पे डिवाइड का, तो ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following function is used in C language to read strings which do not have any white spaces? तो scanf का यूज करते हैं हम इसमें। नेक्स्ट पे चलते हैं। एन असेंबलर इज, असेंबलर क्या होता है? तो असेंबलर मशीन डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर बीइंग यूज्ड टू कंपेयर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम? तो कौन सा क्राइटेरिया यूज करते हैं हम? तो इनमें चारों क्राइटेरिया यूज करते हैं दोस्तों हम। थ्रूपुट भी देखते हैं, सीपीयू यूटिलाइजेशन, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम, चारों ही चीज देखते हैं, तो यहाँ पे ABCD राइट आंसर हो जाएगा। अब टोपोलॉजी का क्वेश्चन है, इफ वन लिंक्स फेल द एंटायर नेटवर्क कैन बी डिसेबल्ड इन, किस किस में हो जाता है? दो को, बस और रिंग टोपोलॉजी में हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑक्सिलरी स्टोरेज? ठीक है, पहला क्या है, इट हैज एन ऑपरेटिंग स्पीड फॉर स्लोअर, फार स्लोअर देन द प्राइमरी स्टोर, बिल्कुल सही बात है, तो पहला ही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसमें। इंक्रीज द सिक्योरिटी फॉर सोशल मीडिया अकाउंट बाई ऑलवेज लॉगिंग आउट। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द एसक्यूएल स्टेटमेंट विल गिव एन इनकरेक्ट आउटपुट फॉर द फॉलोइंग क्वेरी? प्रिंट द सम ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स हुज रोल नंबर इज बिटवीन दिस। तो बताइए इसमें कौन गलत आपको आउटपुट देगा? तो सेलेक्ट रोल नंबर सम नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये तो सही आंसर देगा बिल्कुल, तो इसमें दिक्कत नहीं है। सेलेक्ट रोल नंबर सम मार्क्स फॉर स्टूडेंट वेयर रोल नंबर बिटवीन, ये भी बिल्कुल सही देगा। सेलेक्ट रोल नंबर मार्क्स फॉर, ये गलत देगा, यहाँ पे ये गलत देगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा ऑप्शन 3 में, ये केवल रोल नंबर 500 और रोल नंबर 1000 बस यही प्रिंट करेगा, बिटवीन वाले रोल नंबर प्रिंट नहीं करेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच टेक्नोलॉजी ऑलवेज शेयरिंग इंटरनेट एक्सेस वन मोबाइल? तो हाँ, इंटरनेट एक्सेस हम किससे करते हैं? एक मोबाइल दूसरे मोबाइल में, तो हम किससे करते हैं? हॉटस्पॉट से करते हैं। ओके, अब हम गेट्स पे आ जाते हैं। 1 सेकेंड, क्या पूछ रहा है? Which among ABCD as shown in the picture depicts exclusive or exclusive NOR gate? कौन डिपिक्ट कर रहा है दोस्तों? तो जो बी वाला है ना, ये कर रहा है, ठीक है, ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, स्पीड ऑफ बूटिंग कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड करती है दोस्तों? तो तीनों ही चीज़ों पे डिपेंड करती है, रैम, स्पीड ऑफ प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे 1 2 3 राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स टू ऑल कनेक्टेड पोर्ट्स? तो कौन सी डिवाइस भेजती है? तो ये हब भेजती है। ओके, अब हमारे पास है एक जावा का प्रोग्राम, क्लास आउटपुट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स डबल डबल एक्स डबल वाई डबल जेड मैथ डॉट पावर। ये POW क्या होती है दोस्तों? पावर होती है ये। तो ये क्या काम करेगी? 2 की पावर 3 कर देगी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 8, और ये डबल में है तो 8.0 आ जाएगा, तो राइट आंसर 8.0 आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? करेक्ट मैचेस देखने, JPG फोटो पिक्चर बिल्कुल सही है, MP3 ऑडियो वीडियो के लिए बिल्कुल सही है, XLS पावर पॉइंट नहीं, नहीं ये तो एक्सेल में काम आता है ना, एक्सेल में काम आता है ये तो ये गलत हो जाएगा आपका। AVI स्टैटिस्टिकल ना ना, ये तो भाई ऑडियो वीडियो में काम आता है, ऑडियो वीडियो, और ये किसका है? माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है प्रोडक्ट, ठीक है, ये AVI। सो देखते हैं इसमें, बिल्कुल सही है, इसमें आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2, ठीक है, यही मैच कर रहे हैं, ये दो नीचे वाले मैच नहीं कर रहे। और इसमें मैं AVI का फुल फॉर्म बताना चाहूँगा आपको, इसका मतलब होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ठीक है। AVI क्या होता है, एक चीज़ याद रखिएगा, ऑडियो वीडियो इंटरलीव,
लीव, LEAVE, इंटरलीव या इंटरलीव्ड भी बोल देते हैं, कई बार इसको इंटरलीव्ड भी बोल देते हैं, ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड। और ये माइक्रोसॉफ्ट ने नवंबर 1992 में लॉन्च किया था, इसको याद रखना। नवंबर 1992 में किसने लॉन्च किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पेजिंग हार्डवेयर? तो पेजिंग हार्डवेयर का कौन एक फंक्शन नहीं है? एड्रेस ट्रांसलेशन ये तो होता है, मेमोरी प्रोटेक्शन भी होता है, पेज रिप्लेसमेंट सपोर्ट भी होता है, पेज फॉल्ट रिपेयर नहीं होता दोस्तों। तो फोर्थ ऑप्शन इससे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? क्लास ये है टेक्स्ट बुक, पब्लिश स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्क्स, ये हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा प्रोग्राम? तो इसमें जावा प्रोग्राम में आउटपुट क्या होगा? तो दोस्तों इसमें आउटपुट क्या होने वाला है? देखो ए डॉट लेंथ -2 है ना, इसका मतलब ए डॉट लेंथ मतलब आपके एरे की लेंथ कितनी है? तो 5 है, इसमें से 2 घटा दी तो 3 तक चलेगा एरे। तो i बराबर 0 से i इज लेस देन इक्वल टू 3 तक चलेगा। तो 0 1 2 बस इतना ही चलने वाला है आपका एरे। और वैल्यूज़ कितनी कितनी है इसमें? 1 2 3, 3 वैल्यू दे रखी है इसमें। तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा? 1 2 3 आ जाएगा इसमें। मतलब जीरोथ पोजीशन है ये, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ठीक है, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो 3 तक ही चलना है। तो ये इसमें वैल्यू कौन कौन सी है? 1 2 3। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग MS एक्सेल फॉर्मूला? तो देखो जब भी हम सीलिंग फंक्शन की बात करते हैं ना, इसमें 2 चीज़ें होती है, एक तो नंबर होता है, एक सिग्निफिकेंस होता है। तो दिस इज द नंबर, ठीक है, और ये है इसका सिग्निफिकेंस। अब मुझे सिग्निफिकेंस को इतना मल्टीप्लाई करना है कि ये इससे बड़ा हो जाए, इससे बड़ा हो जाए, ठीक है, इस चीज। मुझे इसको इतना मल्टीप्लाई करना है इससे बड़ा हो जाए, लेकिन इससे 18 के आसपास रहे। जैसे मैं 7 इंटू 3 करूँ तो 21 मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। और 21 जो आंसर आएगा वो इसके आसपास ही, देखो 18 के आसपास है। 18 से कम नहीं होना चाहिए, 18 से ज़्यादा होना चाहिए, और डिविजिबिलिटी होनी चाहिए सिग्निफिकेंस नंबर से, ठीक है। तो 18 में आप अगर 3 जोड़ दोगे तो आपके 21 आंसर आ जाएगा। और ये 7 से डिविजिबल भी है और 18 से बड़ा भी है, तो यहाँ पे आंसर 21 आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ प्रोसेसिंग टाइम विल इंक्रीज एज द इनपुट साइज इंक्रीजेज? ठीक है, तो ये डिपेंड करता है दोस्तों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये डायग्राम मैंने आपको पहले बताया था, रट लेना दोस्तों, ये टेबल रट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। आज का फाइनल क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ गेनिंग वेबसाइट ट्रैफिक और अटेंशन थ्रू सोशल मीडिया साइट्स इज नॉन एज, क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं दोस्तों सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये मैंने आपको 100 क्वेश्चंस करा दिए हैं, और ये मैं कहूँगा कि ये जो मॉक टेस्ट है इसका लेवल काफ़ी अच्छा था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आपको कितने मार्क्स इसमें मिले हैं, कितने आप कर पाए हो अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।